हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। मैंने 14 दिसंबर वाले पेपर से शुरुआत की है। पहले मैंने 14 दिसंबर वाला पेपर करवाया, फिर 15 दिसंबर वाला पेपर करवाया, फिर 7 जुलाई वाला पेपर करवाया, फिर 21 जनवरी वाला पेपर करवाया। अब ये जो पेपर मैं लेकर आई हूँ, ये 20 अगस्त 2023 वाला पेपर है। मैंने दिसंबर वाले पेपर से शुरुआत की है और मैं उल्टे क्रम में सॉल्व करवा रही हूँ। 2012 तक जितने भी पेपर हुए हैं ऑफलाइन, उन सभी के साइंस के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले 4 वीडियो आ चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इसके अलावा ईवीएस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी और दिसंबर 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के ईवीएस के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो यदि आप पेपर फर्स्ट भी देने वाले हैं तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया गया है, आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। तर्क दिया गया है, पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अभिकथन कह रहा है कि आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है, सही लिखा हुआ है। और पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। यानी कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें आपका चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो अम्लीय पाचक पाचक रस होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहते हैं, आमाशय की आंतरिक भित्तियों द्वारा स्रावित होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है? पहला है नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण। दूसरा है मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। तीसरा है मृत जैव पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभिमुक्त करना। और चौथा है जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। तो जो नाइट्रोजन गैस है, ये वायुमंडल में 78% पाई जाती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो नाइट्रोजन गैस है, हमारे द्वारा श्वास ली गई वायु का लगभग 80% भाग होती है, जिसका सीधा उपयोग जीवाणुओं के एक विशिष्ट वर्ग द्वारा जैविक नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। अब इसमें पूछा गया है नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का अर्थ। तो नाइट्रोजन को वायुमंडल के आणविक रूप से एकत्र किया जाता है और नाइट्रोजन यौगिकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह चौथा विकल्प है, जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण, यही कहलाता है नाइट्रोजन यौगिकीकरण। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम यानी कम से कम स्थितिज ऊर्जा होगी? पहला है स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया जाता है और ना ही खींचा जाता है, वह भूमि पर पड़ा हुआ है। दूसरा है स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। तीसरा है स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वह ऊंचाई पर रखा गया है। और चौथा है स्प्रिंग को अधिकतम तक खींचा जाता है तथा उसे ऊंचाई पर रखा गया है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा उसकी साम्यावस्था से उसके इस संपीड़न या विस्तार के साथ साथ संदर्भ बिंदु से उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। अब इसमें पूछा गया है कि किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जब ना तो स्प्रिंग को संपीड़ित किया जाए और ना ही खींचा जाए, वह भूमि पर पड़ा हुआ है,
तो इस स्थिति में जो स्प्रिंग है इसमें न्यूनतम यानी कम से कम स्थितिज ऊर्जा होगी। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि इस स्थिति में विस्थापन क्या है, 0 है, जिसका अर्थ है कि स्प्रिंग का संपीड़न या विस्तार नहीं हुआ है। तो इसमें सबसे कम स्थितिज ऊर्जा होगी इस स्थिति में। पहला विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियततापी जीवों को समाविष्ट किया जाता है। पहला है छिपकली, तोता, डॉल्फिन। दूसरा है कबूतर, मानव, छिपकली। तीसरा है सर्प, मेढक, कॉकरोच। और चौथा है व्हेल, मेढक, कछुआ। अब अनियततापी जीव क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे। तो अनियततापी जो जीव होते हैं ये अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए ऊष्मा के बाह्य स्रोतों पर निर्भर होते हैं। जो अनियततापी जीव होते हैं ये अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए ये ऊष्मा के बाह्य स्रोतों पर निर्भर होते हैं। इनके उदाहरण क्या है, सर्प है, मेढक है, छिपकली है, केचुआ है, कॉकरोच है। ये सभी क्या है, ये अनियततापी जीव हैं। अब हमें वह समूह बताना है जिसमें सभी अनियततापी लिखे हों। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प, सर्प, मेढक, कॉकरोच। छिपकली भी होती है, ये भी याद रखिएगा, और केचुआ भी होता है। इसके अलावा जो नियत तापी जीव होते हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। नियत तापी जीवों को ऊष्मा शोषी जीव भी कहते हैं। ये जीव अपने शरीर के तापमान को आंतरिक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि मानव। मानव जो है ये नियत तापी जीव है। इसके अलावा व्हेल है, डॉल्फिन है, तोता है, ये सभी नियत तापी हैं। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर। दूसरा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर और वाट सेकेंड। तीसरा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और वाट सेकेंड। और चौथा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, जूल सेकेंड। अब इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है दूसरा विकल्प, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर और वाट सेकेंड। क्योंकि ये जो मात्रक हैं ये समान हैं और समान भौतिक राशियों को मापते हैं, और ये दोनों किसको मापते हैं, ऊर्जा को मापते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। लिखा है, निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित होकर डब्लू बनाते हैं, जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती हैं। इस विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं, जो कि बाई की दीवार में रोपित हो जाता है। एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके जेड कहलाता है। अब हमें WXYZ बताने हैं कि ये क्या है, क्रम से बताने हैं। तो निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। तो W हो गया युग्मनज। अब जिसमें पहले युग्मनज लिखा है वही विकल्प रखते हैं, बाकी काट देते हैं। इसमें लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें नहीं लिखा है। 3 विकल्प बचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाते हैं। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती हैं। इस विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं। तो जो संरचना विकसित हो रही है इसे कहा जाता है भ्रूण। तो एक्स हो गया भ्रूण, जो कि बाई की दीवार में रोपित हो जाता है। तो भ्रूण जो है गर्भाशय की दीवार में रोपित होता है।
भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह कहलाता है गर्भ। यानी कि W हो गया युग्मनज, X हो गया भ्रूण, Y हो गया गर्भाशय और Z हो गया गर्भ। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो गया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है और अभी ये डिटेल में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा क्योंकि NCERT की जो बुक है उसमें डिटेल में समझाया गया है और उसकी भाषा भी इतनी अच्छी है बुक की कि आप यदि एक बार पढ़ लेते हैं तो आसानी से आपको चीजें याद रह जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संभव निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है? ये अभिक्रियाएं दी गई हैं, इसमें जो संभव नहीं है वह हमें बताना है। चलिए देखते हैं। पहले लिखा है PbSO4 प्लस Fe। तो यह जो अभिक्रिया है यह संभव है। जो आयरन है वह लेड की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये संभव है। इसीलिए यह जो लेड सल्फेट से लेड को विस्थापित कर सकता है, तो ये तो संभव है। दूसरी जो अभिक्रिया लिखी है ये भी संभव है। एल्युमिनियम कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, ये भी सही है। तीसरी लिखी हुई है Zn प्लस CaSO4। तो यह जो अभिक्रिया है यह संभव नहीं है क्योंकि जो जिंक है कैल्शियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए यह कैल्शियम सल्फेट से कैल्शियम को विस्थापित नहीं कर सकता। तो ये अभिक्रिया संभव नहीं है। और हमसे क्या पूछा गया था कि कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और चौथी लिखी है ये भी संभव है क्योंकि जो मैग्नीशियम है जिंक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए यह जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित कर सकता है। तो ये सभी संभव हैं, लेकिन तीसरी संभव नहीं है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधी रेखाएं हैं? पहला है विराम अवस्था में पिंड यानी वस्तु का दूरी समय ग्राफ। दूसरा है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड का वेग समय ग्राफ। तीसरा है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड का दूरी समय ग्राफ। और चौथा है विराम अवस्था में पिंड का वेग समय ग्राफ। तो पूछा गया है कौन से ग्राफ सीधी रेखाएं हैं? तो पहला लिखा है विराम अवस्था में पिंड या वस्तु का दूरी समय ग्राफ। तो ये जो ग्राफ होगा ये सीधी रेखा होगा क्योंकि समय के साथ पिंड अपनी स्थिति नहीं बदल रहा है, तो ये सीधी रेखा होगा। एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड का वेग समय ग्राफ, ये भी एक सीधी रेखा होगा। और सी में लिखा है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड यानी वस्तु का दूरी समय ग्राफ, तो ये जो है एक वक्र होगा, सीधी रेखा नहीं होगा। वक्र की प्रवणता में परिवर्तन होगा जो एक समान त्वरण के साथ परिवर्तित वेग को दर्शाता है, तो ये सीधी रेखा नहीं होगा। और डी में लिखा है विराम अवस्था में पिंड यानी वस्तु का वेग समय ग्राफ, ये सीधी रेखा होगा। तो जो सीधी रेखा है वह हमें बताने हैं ए, बी और डी। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 द्रवों ABCD के घनत्व नीचे दिए गए हैं। ये हमें घनत्व दिए गए हैं। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। एक बिंब जो द्रव C में तैरता है वह द्रव A में तैर भी सकता है और नहीं भी। दूसरा है एक बिंब जो द्रव A में तैरता है वह द्रव B में तैर भी सकता है और नहीं भी। तीसरा है एक बिंब जो द्रव B में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव A में भी तैरेगा। और चौथा है एक बिंब जो द्रव C में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव B में भी तैरेगा। तो A का घनत्व दिया गया है, BCD सभी का घनत्व दिया गया है। अब हमें सत्य कथन बताना है। तो एक बिंब जो द्रव C में तैरेगा वह द्रव A में तैर भी सकता है और नहीं भी। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया गया है विद्युत धारा एक सदिश राशि है। तर्क दिया गया है विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। तो सबसे पहले आपको अदिश और सदिश राशियों के बारे में पता होना चाहिए। अदिश राशि वह भौतिक राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, इसीलिए इसे अदिश कहा जाता है। इनके उदाहरण क्या हैं? ऊर्जा, आयतन, द्रव्यमान, विद्युत धारा, दूरी, गति, तापमान, क्षेत्रफल, ये सभी अदिश राशियों के उदाहरण हैं। सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशि वह भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जैसे कि भार, त्वरण, विस्थापन, बल, संवेग, कोणीय वेग, ये सभी सदिश राशियां हैं। अब जो ये अभिकथन और तर्क दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन सही है। तो लिखा है विद्युत धारा एक सदिश राशि है। गलत है, क्योंकि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, अभी मैंने आपको बताया था। तो अभिकथन हो गया गलत। तर्क दिया गया है विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। तो ये सही है। अब आप ये कहेंगे कि जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है वह तो सदिश राशियां होती हैं। अभी मैंने आपको सदिश राशि की परिभाषा में बताया था। फिर विद्युत धारा अदिश राशि कैसे हो गई? तो विद्युत धारा इसलिए अदिश है क्योंकि विद्युत धारा की एक दिशा होती है। यह उच्च क्षमता वाले बिंदु से कम क्षमता वाले बिंदु की ओर बहती है, इसीलिए इसे अदिश राशि में रखा गया है। सदिश राशि में ये नहीं आती है, लेकिन इसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें ए गलत है, परंतु आर सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगकों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट है? पहला लिखा है लवक, दूसरा सूत्रकणिका, तीसरा नाभिक और चौथा रिक्तिका। तो हमें बताना है कि किन कोशिका अंगकों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट होता है। तो लवक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और नाभिक जो है इसमें भी स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट होता है। लेकिन जो रिक्तिका होती है इसमें स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट नहीं होता है। इसमें ए बी सी सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही हैं? पहला है सभी सूक्ष्मदर्शी होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। दूसरा है सभी की कोशिका भित्ति होती है। तीसरा है सभी की केंद्रीय झिल्ली होती है और चौथा है सभी की कोशिका झिल्ली होती है। तो पहला लिखा हुआ है कि सभी सूक्ष्मदर्शी होती हैं, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो सभी सूक्ष्मदर्शी होती हैं, नग्न आंखों से ये नहीं देखी जा सकती। इनमें मानव कोशिकाएं और अन्य स्तनधारियों की कोशिकाएं, साथ ही पौधों, कवक, बैक्टीरिया और अधिकांश अन्य जीवों की कोशिकाएं शामिल हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अमीबा और शैवाल की कुछ प्रजातियां इतनी बड़ी हो सकती हैं कि माइक्रोस्कोप के बिना भी दिखाई दे सकती हैं। तो इसमें ए गलत हो गया। बी में लिखा है सभी की कोशिका भित्ति होती है। तो सभी की कोशिका भित्ति नहीं होती। यद्यपि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये भी गलत हो गया। कारण समझते जाइए क्यों गलत है। सभी की केंद्रीय झिल्ली होती है, तो सभी कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती है। तो ये भी गलत हो गया। लेकिन सभी की कोशिका झिल्ली होती है, ये सही है। कोशिका झिल्ली सभी में पाई जाती है। तो केवल डी इसमें सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का
उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट के प्रकार का कॉलम बी में दिए गए इसके द्वारा अपघटन में लगने वाले समय के साथ सही प्रकार से सुमेलित है। लिखा है प्लास्टिक की बोतल। तो जो प्लास्टिक की बोतल होती है, इसे अपघटित होने में कितना समय लगेगा? इसे अनेक वर्ष लग जाएंगे अपघटित होने में। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इससे अनेक वर्ष लगेंगे, इसे 5 में से मिला देंगे। फिर लिखा है रेशमी रूमाल। तो इसे अपघटित होने में 4 वर्ष का समय लग जाएगा। चलिए विकल्प कट करके उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। जिसमें ए का 5वां लिखा है वही रखते हैं, बाकी काट देते हैं। जैसे पहला कट गया और तीसरा कट गया, 2 विकल्प बचते हैं, जिसमें ए का 5वां और बी का चौथा। देखिए दूसरा विकल्प उत्तर निकल आया 2 मिलान करने के बाद। चलिए और भी मिला लेते हैं। सूती कमीज, इसे अपघटित होने में 2 से 5 माह का समय लग जाएगा। केले के छिलके को अपघटित होने में 1 से 2 सप्ताह लग जाएंगे और कागज को अपघटित होने में 10 से 30 दिन लगेंगे। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो गया। इस तरीके से भी उत्तर निकालना सीख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि 1-2 मिलान तो हमें आ जाते हैं, लेकिन आगे की समझ में नहीं आते, तो हम इस तरीके से भी उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है। यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है। उस पर काम करने वाला नेट बल कितना है? तो एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा गया और यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है। तो बल की गणना तो तभी की जा सकती है जब किसी विशिष्ट द्रव्यमान के वेग में परिवर्तन की दर हो, लेकिन इसमें एक समान वेग है, तो उस पर काम करने वाला नेट बल होगा 0। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है X3+ आयन तत्व X से प्राप्त हुआ है। X3+ में प्रोटोनों, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः है। हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं। तो परमाणु के 3 मूलभूत घटक होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जिसमें धनावेश होता है और न्यूट्रॉन इसमें आवेश नहीं होता और परमाणु के नाभिक का ये निर्माण करते हैं। और इलेक्ट्रॉन कोष जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं सतह का निकटतम क्षेत्र है। अब यहाँ पर हमें परमाणु द्रव्यमान 17 और परमाणु क्रमांक 13 ये हमें ब्रैकेट में दिया गया है। तो परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये होती है बराबर। तो परमाणु क्रमांक 13 है, तो प्रोटॉन कितने हो गए? 13। लेकिन ये जो तत्व दिया गया है इस पर चार्ज कितना है? +3। यानी कि ये जो तत्व है ये 3 इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेश प्राप्त करता है। इस पर 3 धनावेश है, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेश प्राप्त करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वह कितने होंगे? 13 में से 3 घटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन होंगे 10, यानी प्रोटॉन हो गए 13, इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब न्यूट्रॉन कितनी है? न्यूट्रॉनों की संख्या और ज्ञात कर ले तो अपना उत्तर निकल आएगा। और विकल्प कट करके भी हम उत्तर निकाल सकते हैं। देखिए प्रोटॉन कितने निकाले? 13। इलेक्ट्रॉन कितने निकाले? 10। 13 में से 3 घटा दिया क्योंकि यह 3 इलेक्ट्रॉन खोकर पॉजिटिव चार्ज प्राप्त करता है। तो चौथा विकल्प उत्तर हो गया और न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 14। कैसे निकली ये भी जान लीजिए। न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है? 27। परमाणु क्रमांक कितना है? 13। 27 से 13 घटा देंगे, हमें मिल जाएगा 14। इस तरीके से हमने न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल ली है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। पहला है खीरा, पपीता, गुलाब। दूसरा है मक्का,
दूसरा है सरसों गुलाब पिटूनिया, तीसरा है मक्का खीरा पिटूनिया और चौथा है मक्का पपीता सरसों। तो पौधों में दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें अलग अलग पुष्पों में नर और मादा प्रजनन संरचनाएं होती हैं, और द्विलिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों प्रजनन संरचनाएं होती हैं। अब इसमें से हमें वह बताने हैं जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादप हैं, वह बताने हैं। तो सरसों, गुलाब और पिटूनिया ये द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादप हैं, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सरसों गुलाब पिटूनिया। खीरा जो है ये एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं, और मक्का भी एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत कथन की पहचान कीजिए। जो गलत है वह हमें बताना है। दुमिटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातित होती है। दूसरा है दुमटी मृदा की तुलना में चिकनी मृदा अधिक उर्वर होती है। तीसरा है दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा की जल धारण क्षमता बेहतर होती है। और चौथा है चिकनी मृदा के कणों का आमाप दुमटी मृदा के कणों के आमाप के अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। गलत कथन की पहचान बतानी है। तो मृदा जो है विभिन्न प्रकार की होती है, चिकनी, दुमटी, बलुई। अब इसमें बताना है कि गलत कौन सा है। तो दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातित होती है, ये गलत है, गलत ही बताना था। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। पहला है कांच का चूड़ और लाल फास्फोरस, दूसरा है श्वेत फास्फोरस और कांच का चूड़, तीसरा है लाल फास्फोरस और मैग्नीशियम, और चौथा है पोटेशियम और श्वेत फास्फोरस। तो माचिस की जो रगड़ने वाली सतह होती है उस पर लाल फास्फोरस और कांच के पाउडर का मिश्रण लगा होता है। तो इसमें जो पहला विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। कौन सा क्रमशः ए बी सी हो सकता है। तो मानव शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलका विहीन ग्रंथियां होती हैं, यानी कि इनमें नलिकाओं का अभाव होता है। इनके उदाहरण क्या हैं, पीनियल, अधिवृक्क, थायराइड, थायमस, अग्नाशय, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। और बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, इनमें नलिकाएं होती हैं और वे अपने स्राव को नलिकाओं में स्रावित करती हैं, जैसे लार ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि। अब इसमें हमें क्या बताना है कि ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करती हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। तो ए हो गया थायराइड और बी हो गया अधिवृक्क की ग्रंथियां, और ये अपने हार्मोन तब स्रावित करती हैं जब इन्हें पीयूष ग्रंथि से आदेश प्राप्त होता है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित वास्तविक प्रतिबिंब होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है। पहला है प्रकाश छोटे से मुख यानी छेद में प्रवेश करने पर विवर्तित हो जाता है। दूसरा है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तीसरा है प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है, और चौथा है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे में गमन करता है तो वह अपना पथ परिवर्तित करता है। तो सूची छिद्र कैमरा क्या होता है। ये एक साधारण कैमरा होता है जिसमें लेंस नहीं होता। प्रकाश को एक बहुत ही छोटे पिन के आकार के छेद से गुजारा जाता है जो उसके चारों ओर उचित आवरण के लिए प्रकाश सतह बनाता है, और पर्दे पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह होता है वास्तविक और उल्टा। और इसमें प्रकाश का जो प्रसार होता है वह सरल रेखी होता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। पहला है मानव सेलुलोज को क्यों पचा नहीं सकते। दूसरा है सेलुलोज किससे बना होता है। तीसरा होगा क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सकें। और चौथा है 5 ऐसे जीवों के नाम बताइए जो कि सेलुलोज को पचा सकते हैं।
तो मुक्तोत्तर प्रश्न क्या होते हैं? मुक्तोत्तर प्रश्न व्यापक सोच को बढ़ावा देते हैं। इनका कोई एक बंधा बंधाया उत्तर नहीं होता, एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। तो इसमें जो मुक्तोत्तर प्रश्न है वह है तीसरा विकल्प कि क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सकें। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है? पहला है प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है। दूसरा है माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। और प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है। तो इसमें ए गलत है। प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है, ये गलत है। बी और सी सही लिखे हुए हैं। माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान की अलग अलग पुस्तक नहीं चलती, बल्कि एकीकृत रूप से विज्ञान की जो पुस्तक होती है उसी की तरह उसे पढ़ाया जाता है। और प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है। बी और सी सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह को ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथन तापमान माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है? पहला है थर्मामीटर के अल्पतमांक पर ध्यान देना। दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवार को छुए नहीं। तीसरा है क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मापना। और चौथा है थर्मामीटर को लटकाने के लिए स्टैंड का प्रयोग। तो इसमें बताना है कि कौन सा इस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है। तो क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मापना, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जो क्वथनांक है हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। जल का जो क्वथनांक है ये वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य कारण के रूप में शामिल नहीं किया जाता? पहला है तर्क वितर्क कौशलों को विकसित करना। दूसरा है विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने में सहायक है। तीसरा है साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना। और चौथा है एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है। प्रश्न में पूछा गया है कि किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता? तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 7 में जीवों में श्वसन पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। वे 3 परखनलियां लेते हैं तथा प्रत्येक के 3/4 यानी 3/4 को जल से भर देते हैं। परखनलियों को ए बी सी के रूप में अंकित करते हैं। वे परखनली ए में घोंगा डाल देते हैं, परखनली बी में जल पादप और सी में वे घोंगा और पादप दोनों रख देते हैं। शिक्षिका तब विद्यार्थियों से पूछती है कि किस परखनली में CO2 का उच्चतम सांद्रण होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल पर बल दे रही है? पहला है पूर्वानुमान, दूसरा है अनुमान लगाने, तीसरा है मापन और चौथा है प्रश्न उठाने। अब इसमें प्रश्न उठाना और मापन जैसा तो कुछ शामिल नहीं है, 2 विकल्प तो कट गए। अब 2 बचते हैं, एक बच्चा है पूर्वानुमान और दूसरा अनुमान। तो इसमें शिक्षिका ने क्या किया है, 3 परखनलियां ली हैं और इनको ABC में अंकित किया है। ए में घोंगा डाल दिया है, परखनली बी में जल पादप और सी में घोंगा और पादप दोनों रख दिया है। अब शिक्षिका विद्यार्थियों से क्या पूछ रही हैं कि किस परखनली में CO2 का उच्चतम सांद्रण होगा। तो इस मामले में जो शिक्षिका है वह पूर्वानुमान कौशल पर बल दे रही हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो पूर्वानुमान कौशल होता है ये आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने और अधिक स्वतंत्र शिक्षार्थी बनने में मदद करेगा, इसीलिए पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधगम के भाग के रूप में
प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, ये बच्चों के ज्ञान एवं कौशल के रंग पटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है। दूसरा है, ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती हैं। तीसरा है, इनमें से कुछ विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने की और स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। और चौथा है, इनमें से कुछ बृहत रूप से विशेषज्ञों, शिक्षकों एवं समाज के साथ बच्चों की अंतःक्रिया को बढ़ाती हैं। अब इसमें हमें वह बताना है कि जो सही नहीं है, यानी कि जो गलत है, वह हमें बताना है। तो दूसरा विकल्प जो लिखा हुआ है, ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती हैं, यही सही नहीं है और यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का आधार बनती हैं, ये हमेशा सत्य नहीं होता। विस्तारित अध्ययन गतिविधियां आपको अधिक सीखने में मदद करने के लिए होती हैं, ये मूल्यांकन का आधार नहीं बनती हैं। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान पाठ्यचर्या की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामान्यता परिलक्षित नहीं होते हैं? पहला है, सामग्री अद्यतन है। दूसरा है, अवधारणाएं यथार्थता निरूपित है। तीसरा है, कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है। तो इसमें ए सही है, बी सही है। इसमें पूछा गया है सामान्यता परिलक्षित नहीं होती, इसलिए ए और बी इसमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे टीम यानी दल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है? पहला है, यह बृहत आमाप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है। दूसरा है, यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। तीसरा है, यह आकलन को और सरल बनाता है। और चौथा है, यह विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक है। तो इसमें पूछा गया है किसे टीम शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जाता है? तो यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोली दर्पणों में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी? पहला है, विद्यार्थियों को समतल दर्पण में विभिन्न अवस्थितियों में अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। दूसरा है, विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा गया है। तीसरा है, विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम स्पष्ट किए जाते हैं। और चौथा है, विद्यार्थियों को वक्र दर्पणों में किरण आरेख के आरेखण की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है। तो गोली दर्पण प्रतिबिंब की रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करना है। तो गोली दर्पण वक्र परावर्तक सतह होती हैं जो प्रकाश किरणों को या तो अभिसरण या विचलन करती हैं। अब इसमें जो सबसे उपयुक्त गतिविधि है वह है दूसरा विकल्प, विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा गया है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष के अनुकूल है? पहला है, विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। दूसरा है, विज्ञान शिक्षा को बच्चे और उसके आसपास के वातावरण के बीच एक कड़ी बनानी चाहिए। तीसरा है, विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। और चौथा है, विज्ञान कक्षा कार्य विकासात्मक रूप से उपयुक्त होने चाहिए। अब इसमें जो पूछा गया है कि कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता, तो इसमें तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था 20 अगस्त 2023 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।